Okay, suppose you have like money, power, prestige, and career. Can you list them in order of priority? Ma'am, first for me would be career, then would be prestige, then would be power, and then would be money. So money you would keep at the end. Yes, ma'am. नमस्कार दोस्तों, ये जो आप अपने स्क्रीन पर आईएएस ऑफिसर को देख रहे हो, ये प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर है। और आपने इनको देखा भी होगा न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, ये अभी पिछले 3-4 दिन से इनके ऊपर खबरें अलग अलग तरीके से चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ये विवादों में आ चुकी हैं और इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं। अब तो पहले तो सवाल उठे कि इन्होंने अपने पद का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, वो सारी चीज़ें पाने की कोशिश करी जो कि एक जूनियर आईएएस ऑफिसर को नहीं मिलती है। तो इस तरीके इनके काफ़ी नखरे हैं। उस चीज़ पर पहले ये न्यूज़ में आई और उसके बाद आपको पता है कि एक बार कोई पर्सन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है या वो न्यूज़ में आ जाता है तो लोग उसकी जड़ें खोद देते हैं। और वही इनके साथ इनके ऊपर बैकफायर कर गया। जो इनके नखड़े थे वो इनके ऊपर पूरी तरीके से बैकफायर कर गए। और अब फाइनली सेंटर ने उसके ऊपर एक कमेटी बना दी है कि आप इनके अपॉइंटमेंट की जांच करिए। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए और फेक सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी काफ़ी रिपोर्ट चली कि पूजा खेतकर ने गलत तरीके से आईएएस बनने की कोशिश करी। आईएएस बनने की कोशिश क्या करी, आईएएस बनी है वो गलत फेक सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये एक शॉर्टकट तरीका है आईएएस बनने का। बड़े लोग जो हैं पैसे के दम पर ऐसे आईएएस बनते हैं। और ट्विटर पर तमाम तरीके की चीज़ें चली और पूरे जो यूपीएससी की एक सैंक्टिटी थी, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एक सैंक्टिटी थी कि आप अपनी मेहनत करते हो, मेहनत करके एग्ज़ाम देते हो, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू क्लियर करते हो एंड देन आप वहाँ पर ट्रेनिंग करते हो लबासना में और फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके आते हो, फिर प्रोबेशन पीरियड अपना कंप्लीट करते हो और तब जाके आपको प्रॉपर पोस्ट मिल पाती है। तो ये सब कुछ सरपास करके आप डायरेक्ट आईएएस भी बन सकते हो, वो कोई पूजा खेतकर से सीखे। तो ऐसी तमाम खबरें चली। इन पूरी खबरों के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली इनके पूरे अपॉइंटमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी क्या है। लेकिन हम इसके ज़्यादा, क्योंकि कंट्रोवर्सी वगैरह आपने न्यूज़ वगैरह इन सारी चीज़ों में सुनी ली होगी, उससे ज़्यादा समझना हमें ये है कि ये पूजा खेतकर जो हैं, ये इनके जैसे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या दिखाते हैं, सोशल मीडिया से हमें क्या सीखना चाहिए, सोशल मीडिया का दौर में हमें किस चीज़ से बच कर रहना चाहिए, जब आप किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे हैं तो किस चीज़ों से बच कर रहना चाहिए, क्या हमें देखने को मिल रहा है। वो जो लार्जर पर्पस है इस वीडियो का वो है, तो उस पर हम ज़रूर से आगे चल करके आएंगे। पहले पूजा खेतकर का पूरा मामला समझ लेते हैं। अब देखिए, पूजा खेतकर का ट्रांसफ़र हो चुका है फाइनली, पुणे से वाशिम में हो चुका है इनका ट्रांसफ़र, क्योंकि इन्होंने अपने पोस्ट का, इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने पोस्ट का गलत यूज़ किया है। और जुलाई 30 तक इनकी प्रोबेशन खत्म होनी है, तब तक ये वाशिम में ही रहेंगी, ये खबरें आई थी। लेकिन अब सेंटर ने इनके ऊपर एक 1 मेंबर कमेटी बना दी है इनके अपॉइंटमेंट की जांच करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। अब एक्चुअली में सबसे पहले न्यूज़ में कैसे आए आप उसको समझ लीजिए। पूजा खेतकर, जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, और जस्ट इनके बगल में ये इनकी गाड़ी है। और कहा जाता है, और आप ये कह सकते हो कि इस गाड़ी की वजह से फंस गई हैं पूजा खेतकर पूरी। ये इनकी प्राइवेट ऑडी कार है। तो सबसे पहले जब ये पोस्ट पर पहुंची पुणे में प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर वहाँ पर पहुंची, तो इन्होंने कहा भाई मुझे मेरी गाड़ी पर पहले तो बीकन चाहिए। उसके बाद तो मना हुआ, अथॉरिटीज़ ने मना किया कि नहीं, आपको अलाउड नहीं है बीकन, प्राइवेट कार पर अलाउड नहीं, सरकारी गाड़ियों पर अलाउड है। फिर इन्होंने प्रेशराइज करके अपने पोस्ट का मिसयूज़ करते हुए, अभद्र टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, तो फिर वो प्रोवाइड किया गया। उसके बाद इन्होंने जो पीछे आप ये स्टिकर देख रहे हो, महाराष्ट्र शासन, इसके लिए बहुत बवाल काटा कि भाई मुझे ये स्टिकर चाहिए। उसके बाद इन्होंने अपनी प्राइवेट गाड़ी पर ये जो एक वीआईपी नंबर प्लेट के लिए वीआईपी नंबर पाने के लिए काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए बवाल काटा कि मुझे वीआईपी नंबर भी चाहिए। यहाँ पर आप 000 देख ही रहे हो, पूरा नंबर दिखा नहीं सकते इसलिए ब्लर है, तो ये 0000 आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके का वीआईपी नंबर के लिए इन्होंने बवाल काटा। उसके बाद मतलब ये कुल मिला जुला के अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। बहुत नखड़े थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो कि एक जूनियर ऑफिसर को मिलता नहीं है, वो पर्क्स नहीं मिलते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि मुझे एक सेपरेट हाउस चाहिए, सेपरेट हाउस में जो हाउस अटेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा चाहिए, उतने हाउस अटेंडेंट्स जो है मिलते नहीं है जूनियर ऑफिसर को, उससे ज़्यादा की डिमांड की इन्होंने। तो इन सब चीज़ों को लेकर के अथॉरिटीज़ बहुत परेशान हो गई थी ऑलरेडी। लेकिन जब ये तो तब हो गई जब इन्होंने एक इनके सीनियर ऑफिसर थे, यानी कि एडिशनल कलेक्टर थे, अजीत मोरे नाम था उनका, पुणे एडिशनल कलेक्टर थे, वो कहीं छुट्टी उट्टी पे बाहर गए हुए थे और इन्होंने उनका ऑफिस हथिया लिया और ऑफिस हथिया करके उनके सारे फर्नीचर्स को बाहर कर दिया वहाँ से। और उसके बाद उनका जो नेम प्लेट था उसको भी हटा दिया।
तो अब इससे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, या उनके ऑफिस के जो सेक्रेटरीज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब गुस्सा होकर के लोगों ने क्या किया कि गुस्सा होकर के पूजा खेतकर के खिलाफ स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पास कंप्लेंट लिख दी साहब कि ये पूजा खेतकर नई नई प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर आई है और ये अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं और लगातार ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड कर रही हैं, और अब तो इन्होंने हद कर दी कि अजीत मोरे का ऑफिस ही हड़प लिया। तो चीफ सेक्रेटरी ने इस पर रिपोर्ट मांगी पुणे के कलेक्टर से कि भाई, सुहास दिवासे थे कलेक्टर, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि पुणे कलेक्टर को कि इसके ऊपर जांच करिए और मुझे रिपोर्ट भेजिए कि क्या चल रहा है, ये सब क्या कंट्रोवर्सी है ये। तो पुणे के कलेक्टर ने सुहास दिवासे ने सारी चीज़ें देखी, सबसे बातचीत करी, तो इनको पता लगा कि ये नई नई प्रोबेशनरी जो ऑफिसर आई है ये अलग तरीके से ये सारी चीज़ों की डिमांड कर रही है, और इन्होंने फिर स्टेट सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा इनका तुरंत वहाँ से तत्काल ट्रांसफ़र किया जाए। फाइनली इनका ट्रांसफ़र वाशिम में किया गया और वहाँ पर ये प्रोबेशनरी असिस्टेंट कमिश्नर, सुपर न्यूमरी असिस्टेंट कमिश्नर हैं वाशिम के अंदर में, और 30 जुलाई तक इनकी प्रोबेशन चलने वाली थी और इसलिए उनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पर इनकी मुश्किलें जो आपको लग रही है कि ये ख़त्म हो गई। अब हुआ क्या कि जब अब लोग देखो पीछे पड़ जाते हैं, जब आप ऐसे नखड़े करने लगते हो और अथॉरिटीज़ से डायरेक्ट पंगे लेने लगते हो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। लोग आपकी अपॉइंटमेंट पूरा मतलब जड़े खोद के निकालने लग जाते हैं, फिर आप मीडिया पे वायरल हो गए। मीडिया पे तो आजकल कुछ भी चीज़ आई और एकदम आग की तरह वो वायरल हो जाती है, घर घर पहुंच जाती है, घर घर हाथ हाथ में फ़ोन है। सब लोगों ने देखा कि ऑडी कार पर स्टिकर, वो पूरा एक मतलब वो भाव मतलब एकदम पूरा भौकाल, पूरा फड मारने वाली बात थी कि देखो आईएएस का जलवा क्या होता है और ये सब करना। तो वो सब करते हुए नज़र आ गई। लोग एकदम इनके पीछे पड़ गए, इनके अपॉइंटमेंट के पीछे पड़ गए, बड़े बड़े नेता इनके अपॉइंटमेंट के पीछे पड़ गए। और क्योंकि इनके फादर भी पॉलिटिक्स में आ गए थे तो इनके फादर की वजह से भी इनको बहुत सारी चीज़ें मिलने की मतलब दे दिए जाने की बात कही गई कि इनके फादर की वजह से इनको सारी चीज़ें दी जा रही हैं। अब इनके फादर कौन है, तो इनके फादर का नाम है दिलीप खेदकर। दिलीप खेदकर ने अभी रिसेंटली चुनाव लड़ा था यहाँ महाराष्ट्र से ही, हार गए चुनाव, लेकिन दिलीप खेदकर ने चुनाव लड़ा था। और दिलीप खेदकर जो हैं वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर रहे महाराष्ट्र में, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही आती हैं। इनके फादर तो थे ही पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कमिश्नर, इनके जो मैटरनल ग्रैंड फादर थे वो भी बहुत डिस्टिंग्विश्ड करियर था उनका भी आईएएस में, जिनका नाम था जगन्नाथ राव बुधवंत। ये भी काफ़ी फेमस ऑफिसर थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब दिलीप खेदकर की बात आई कि दिलीप खेदकर की बेटी हैं और इसका अपने पापा के पद का फ़ायदा उठा करके वो ये सारी चीज़ें डिमांड कर रही हैं, तो उसके बाद लोग और ज़्यादा जड़ें खोदने लगे। तो लोगों को मिला कि इनका तो पूरा अपॉइंटमेंट ही एक बहुत कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है और यूपीएससी ने खुद इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ में पर्चा दाखिल किया था। अब फिर वहाँ से खबर आती है कि इनके अपॉइंटमेंट के ऊपर जांच होनी चाहिए और इनका अपॉइंटमेंट दिलीप खेदकर ने अपने पावर का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती करवाया है। हुआ क्या, पूरा मामला इनके अपॉइंटमेंट पर क्या आया उसके बाद, वो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है। अब हुआ क्या कि इनके ऊपर सबसे पहला आरोप ये है कि जो यूपीएससी था उसने इनको 2022 में अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि यूपीएससी को लगता था कि जो इन्होंने रिजर्वेशन लेने की कोशिश करी है एग्ज़ाम में वो गलत है। इन्होंने 2 रिजर्वेशंस, 2 कोटा अप्लाई किया था। एक तो अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी का कोटा था, और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है वो ये है कि इन्होंने डिसेबिलिटी कोटा का भी अप्लाई किया था। मेंटली इल, विजुअली इम्पेयर्ड, इन दोनों के वजह से डिसेबिलिटी कोटा का अप्लाई किया था। अब डिसेबिलिटी कोटा के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, और वो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसमें आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जा करके वो इशू होता है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। तो 40% डिसेबिलिटी से ज़्यादा होने के लिए वो या तो स्टेट गवर्नमेंट इशू करे वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करे। तो उनके पास वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था, तभी यूपीएससी ने रोक लगा दी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूपीएससी ने बोला कोई बात नहीं, आप जो है अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो आपको हॉस्पिटल में हम आपकी बुकिंग करा देते, वहाँ आप जा करके अपनी जांच करवा लीजिए, मतलब 1 घंटे में वो निकाल के डिसेबिलिटी रिपोर्ट दे देंगे हॉस्पिटल वाले, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। 5 बार इन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट मिस कर दी। उसके बाद ये रिपोर्ट गई हॉस्पिटल से कि भाई ये तो 5 बार हो गया, ये आती नहीं है। 6वीं बार ये पहुंची वहाँ पर एम्स के अंदर में, और वहाँ पर पहुंची जब तो एमआरआई से पहले ही भाग गई। तो वहाँ से डिसेबिलिटी रिपोर्ट फाइनली, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो इशू नहीं हो पाया। तो यूपीएससी ने
कहा कि हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं और डिनाई कर दिया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने इनको इंटरिम रिलीफ दे दी। इसमें इनको कहा कि आप इनका अपॉइंटमेंट करवाइए और इनको थोड़ा टाइम और दीजिए कि ये डिसेबिलिटी रिपोर्ट, क्योंकि इन्होंने जो रीज़न साइट किए थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मेंटली डिसेबल हूँ तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकती, तमाम ऐसे रीजंस, और इनके फादर का इन्फ्लुएंस आपको पता ही है, ऐसे तमाम रीजंस इन्होंने दिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इंटरिम रिलीफ दी कि नहीं, इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चालू कीजिए और तब तक ये अपना डिसेबिलिटी बनवा लेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और हुआ भी वही साल 2023 में। अब 2022 में यहाँ पर इनको वो कर दिया गया था, डिनाई कर दिया गया था। साल 2023 वाले जो भर्ती चल रही थी, 2023 में अचानक से ये डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के प्रेजेंट हो जाती हैं और वो प्रेजेंट करने के बाद इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर। तो सबसे पहला विवाद कि इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अचानक से कैसे मिल गया, इतनी बार ये इन्होंने मिस कर दिया और अचानक से ये पहुंची और इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया। तो पहली तो उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जाँच होनी चाहिए, जिस अथॉरिटी ने इशू किया उसकी जाँच, जिस हॉस्पिटल ने इशू किया उसकी जाँच होनी चाहिए और जो भी कंसर्न पर्सन है उसकी जाँच होनी चाहिए। पहली चीज़, पहला कंट्रोवर्सी। दूसरा चीज़ इनका अदर बैकवर्ड क्लासेस का, और ये और बड़ी कंट्रोवर्सी है। इसमें क्या है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का फ़ायदा उठाया। तो सवाल ये उठा कि भाई दिलीप खेदकर जो कि कमिश्नर हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के रह चुके हैं, चुनाव अभी उन्होंने लड़ा है, इतने इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती हैं, ये नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो सकती हैं? तो जब खंगाला गया तो पता लगा कि इनके पास कम से कम 40 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है इनके और इनके मदर के पास, और सोना है बहुत ज़्यादा, गोल्ड वॉच है 15-17 लाख की। अब जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनके पास 15-17 लाख का गोल्ड वॉच कहाँ से आ पाएगी, वो बहुत बड़ा सवाल था। अब ये सारी चीज़ें निकल करके कैसे आई? ऑब्वियसली तो क्योंकि दिलीप खेदकर अभी चुनाव लड़े तो चुनाव में पूरा ब्यौरा देना होता है अपनी संपत्ति का, तो वहाँ पर उन्होंने ये सारा ब्यौरा दिया था, उन्होंने लिखित में सारी चीज़ें जमा की थी। तो अब इसके काउंटर में एक चीज़ सोशल मीडिया पे चलाई गई, इनका अनअकैडमी में ही दिया हुआ इंटरव्यू था, वो बहुत विवाद में आ गया। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि मेरी फादर और मदर जो है वो सेपरेटेड हैं और मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, तो फादर से बहुत ज़्यादा मेरा कांटेक्ट नहीं है। तो अब ये बात हुई कि अगर ऐसी बात है तो दिलीप खेदकर ने जो चुनाव लड़ा अपने उसमें क्यों नहीं दिया, इस चीज़ को कंफर्म क्यों नहीं किया? इस चीज़ को उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, उन्होंने तो अपनी पूरी फैमिली को इंटैक्ट लिखा है। तो ये कहाँ से बात आ गई? तो इसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए। अब ये इन्होंने इतना इस पूरी चीज़ को मेस कर दिया है कि अब इनका पूरा अपॉइंटमेंट ही प्रॉब्लम में आ गया। अब इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा कि ये शॉर्टकट तरीका लिया है और ये अमीर लोगों के चोचले हैं, अमीर लोग इस तरीके से आईएएस बनने का कोशिश करते हैं और तमाम न्यूज़ चलने लगी। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ भी ऐसी खबरें चल रही थी। तो ये सब वैसे भी लोग देखते रहते हैं, वो न्यूज़ में वैसे भी रहता है। तो पूजा खेदकर ने पूरा मौका भी दे दिया लोगों को ये सब बोलने का, वो खुद ही न्यूज़ में आ गई। और अगर आज से 10, 15, 20 साल पहले की ये घटना होती ना तो आपको पता भी नहीं होता कौन है पूजा खेदकर और कैसे हुआ उसका अपॉइंटमेंट, ये बात डिपार्टमेंट में ही दब जाती। लेकिन आज के समय पे सोशल मीडिया के ज़माने में ये बातें दब नहीं सकती। तो अब ये आ चुकी हैं पब्लिक डोमेन में और लोग इसको परस्यू कर रहे हैं, मीडिया पर्सन इसको परस्यू कर रहे हैं कि आप बताओ क्या हुआ इसका। तो अब ये बात चली गई, लोगों ने पीएमओ तक चिट्ठी लिख दी इसकी, पीएमओ ने इसका पूरा संज्ञान लिया मामले का। तो पीएमओ ने क्या किया, पीएमओ ने कहा कि हमें इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए कि कंट्रोवर्सी है क्या, इसके ऊपर आप पूरा हमें कंप्लीट रिपोर्ट दीजिए। तो फाइनली रिपोर्ट भेजी गई पीएमओ तक कि ये है, ये कंट्रोवर्सीज इनके ऊपर चल रही हैं और इनका यूपीएससी ने इनको डिनाई भी एक बार कर दिया था, लेकिन फिर फाइनली इन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो इनका अपॉइंटमेंट हो गया। तो अब पीएमओ ने रिसेंटली क्या किया है कि एक मेंबर की कमेटी बनाई है और कहा गया है कि इनका ओबीसी स्टेटस और डिसेबिलिटी स्टेटस आप दोनों चेक करिए, और ये दोनों चेक करके रिपोर्ट जो है, और थर्सडे को ये कमेटी, एक मेंबर कमेटी बनाई गई है, उन्होंने कहा रिपोर्ट चेक करके ये दोनों सर्टिफिकेट्स को चेक करके जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दायर किया जाए। अब ये आ चुकी है पूरी प्रॉब्लम में, क्योंकि देखो धांधलेबाजी तो है ही, जो अगर देखा जाए तो डिसेबिलिटी अचानक से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देना, इतनी संपत्ति होना, खुद दिलीप खेदकर कह रहे हैं मेरे पास इतनी संपत्ति है, फिर ये नॉन क्रीमी लेयर कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं धांधलीबाजी तो की गई है इसमें। तो पीएमओ की इस जो कमेटी है जैसे ये रिपोर्ट दायर करेगी तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पूजा खेदकर की अपॉइंटमेंट ही रद्द हो जाए, और जो ये अपनी प्राइवेट गाड़ी पे बत्ती के लिए लड़ना और स्टिकर के लिए लड़ना और प्राइवेट नंबर प्लेट के लिए लड़ना, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो शी विल जस्ट बी अ रिच गर्ल रादर देन एन आईएएस ऑफिसर। अब आते हैं अपने बड़े मुद्दे पर इस पूरे वीडियो की, आप इससे सीख क्या सकते हो। अब देखो आज के टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि गलत तरीके से अपने पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई आईएएस ऑफिसर्स पर, मैं किसी का यहाँ से नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई आईएएस ऑफिसर्स पर बहुत संगीन आरोप लगाए गए,
कि करप्शन के आरोप लगाए गए। उसके अलावा ये आरोप लगाए गए कि इन आईएएस ऑफिसर जो हैं ये अपना मतलब प्राइवेट तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना पैरेलली यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए कई लोग को बेइज्जत भी करते हैं। और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इसके खिलाफ अर्जी भी दी थी चीफ मिनिस्टर के पास कि ये आईएएस ऑफिसर है फलाना और ये गलत तरीके से बताइए हमें डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, ऑन कैमरा क्यों दिखा रहा है, आप वो छापा मार रहे हैं ऑन कैमरा, उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, उस चीज़ को ये यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है, ये चीज़ गलत है। तो इसके बहुत सारी चीज़ें इसके खिलाफ चल चुकी हैं ऑलरेडी। तो जब आप किसी बहुत बड़े पोस्ट पर होते हो, आपके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्योंकि ये ऑफिसर्स अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर भूल चुके हैं, अपने एथिकल कंडक्ट को यहाँ पर भूल चुके हैं, और इसीलिए वो ऐसी डिमांड करते हैं, छोटी छोटी डिमांड्स हैं। मतलब एक आईएएस ऑफिसर्स, ऐसे भी कुछ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि मतलब किराए के घर पर रहते हैं, जिनको शायद घर ना मिला हो, अलॉट होने में थोड़ा टाइम लग गया। अथॉरिटीज़ बहुत होता है ऐसा कि अलॉट होने में टाइम लग गया। हमारे गोरखपुर में एक बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर आए थे उस टाइम पर, आई डोंट नो, मैं तो बच्चा था, असीम अरुण नाम था उनका, और कई बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो उनको तो घर अलॉट नहीं हो पाया था, लेट हो गया था उनको घर अलॉट होने में, तो किराए के घर में रहे थे 1-1.5 साल तक। और ये बात तो किसी जनता को नहीं पता थी, क्योंकि मेरे फादर, माई फादर यूज टू नो हिम, तो इसलिए उनको पता लगा कि अरे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो ऐसे भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं कि उनको आईपीएस थे सॉरी वो, तो उनको घर अलॉट होने में 1 साल का समय लग गया था, कुछ इशू चल रहा था या घर में कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, तो अपनी जेब से किराए पर उन्होंने लिया। बाद में सरकार ने उनको पूरा पैसा पे कर दिया उस चीज़ का, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से, अपनी सैलरी से एक किराए पर घर लेकर के वो रह रहे थे। बहुत छोटा सा घर उन्होंने लिया था, कुछ 5-7 हज़ार रुपये का उस टाइम पर। ऐसे ही एक आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस राजेश पांडे, वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ एथिकल कंडक्ट। आप देखिए, वो उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है भाई, वो भी करते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं आज की डेट में, लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल को बहुत पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। वो पूरी एक घटना बताते हैं कि ऐसी घटना हुई जब मैं आईजी रेंज हुआ करता था, अब इस घटना से आप क्या सीख सकते हो, पूरी वो सीख बताते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो दे आर लीडिंग बाय एग्जाम्पल, और ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी आप देख रहे हो कि जो अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे, आपने पिछले साल का वो बहुत कंट्रोवर्शियल केस सुना था कि जहां दिल्ली में स्टेडियम खाली करवा के जो एथलीट्स के लिए बना है वहां पर कुत्ता टहलाया जा रहा था, उसके बाद दोनों की पोस्टिंग कर दी गई बहुत दूरी, जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग करते कहते हैं। तो ऐसी घटनाएं आपके सामने आ जाती हैं। तो आई होप आप ये एथिकल कंडक्ट को समझते होगे। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखोगे। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। ये इवेंट 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा अनअकैडमी ऐप पर। अब जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, श्री अन्नामलाई जी, ये सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो इस इवेंट पे आएंगी। इनके सेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। नीतीश राजपूत, समदीश भाटिया, ये सारे बड़े क्रिएटर्स जो हैं ये भी इस इवेंट में मौजूद होंगे, और इनके जो सेशंस हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर के आप नोटिफाई मी पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो जब भी ये 20-21 जुलाई को ये सेशंस लाइव होंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक हो जाएगी, इसमें आप हमारे साथ ज़रूर से जुड़िए, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, पूजा खेतकर का पूरा जो विवाद है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।